स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, मानव कर्ण की संरचना आज का हमारा टॉपिक। आज हम इसमें समझेंगे कि मानव के कान की संरचना क्या है, आंतरिक संरचना क्या है, और इसी के साथ हम ये जानेंगे कि जो ह्यूमन ईयर है उसका कार्य सिर्फ सुनने का ही नहीं है, वो शरीर के संतुलन का कार्य भी करता है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है हमारे ह्यूमन ईयर की। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मानव के कान के विभिन्न भागों का चित्र। तो ये एक कलरफुल डायग्राम आपके सामने है। इस चित्र में हम देखेंगे कि मानव के कर्ण को, ह्यूमन ईयर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं नीचे 3 अलग अलग कलर के ब्लॉक्स दिए हुए हैं। एक थोड़ा लाइट ब्राउन, फिर पिंक कलर और ब्लू कलर। जो ये लाइट ब्राउन कलर है वो बताएगा हमें एक्सटर्नल या आउटर ईयर के बारे में, और पिंक कलर का जो पार्ट है वो हमें बताएगा मिडल ईयर के बारे में। इसी के साथ जो ब्लू कलर है वो बताएगा हमें सबसे अंदर वाले आंतरिक भाग, इनर ईयर के बारे में। तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारे आउटर ईयर के बारे में कि इसकी संरचना में क्या है। तो इसकी संरचना में हम ये देख पा रहे हैं कि एक ये जो छोटा चित्र दिया हुआ है, जो हमारे कान का सबसे बाहरी भाग है, इस बाहरी भाग को आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक। ये जो भाग है इस चित्र में, ये कंप्लीट, ये पूरा भाग, इसको हम कहते हैं ऑरिकल। तो हमारे जो बाहरी कर्ण है, आउटर ईयर है, उसका एक भाग होता है, हिंदी में हम इसे कहेंगे पिन्ना, और इस पिन्ना को अंग्रेजी में हम बोलते हैं ऑरिकल। ये ऑरिकल, ये संरचना जो है पूरी, वो हमारी ऑरिकल है। इस ऑरिकल से अंदर की तरफ हम देखते हैं तो एक संकरी सी नलिका जैसी संरचना हमें दिखाई दे रही है, और ये जो संकरी नलिका है वो है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। इस भाग को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो ये होता है हमारा आउटर ईयर, जो 2 भागों में डिवाइडेड है। एक तो हिंदी में जैसे हम कहेंगे पिन्ना, और दूसरा ये नलिका नुमा भाग, जिसे इस नलिका नुमा भाग को हमने कहा है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, और हिंदी में इसे कहा जाता है बाह्य कर्ण कुहर। इस भाग में जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ ग्रंथियां पाई जाती है, उन ग्रंथियों का नाम है सिरुमिनस ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है इसमें? सिरुमिनस ग्रंथियां, जिनके द्वारा एक सिरुमिन नाम के पदार्थ का स्त्राव किया जाता है, जो मोम जैसा पदार्थ होता है, और इसका कार्य होता है कि हमारे कान की सुरक्षा करना। धूल के कण, मिट्टी के कण, या कोई भी जीवाणु, कुछ भी गलत जो पदार्थ है वो हमारे कान के भीतर प्रवेश ना करें, इसके लिए सिरुमिनस ग्रंथियों के द्वारा यहाँ पर सिरुमिन नाम के पदार्थ का स्त्राव किया जाता है। तो ये था हमारा बाह्य कर्ण। बाह्य कर्ण के बाद हम देखें जरा कि मिडल ईयर, जो पिंक कलर का पोर्शन है, उस पिंक कलर के पोर्शन में ये सबसे बाहर की संरचना है। ये सबसे बाहर की संरचना है, इसका नाम है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को सामान्य बोलचाल में हम कहते हैं कान का पर्दा। कान के पर्दे का नाम है ये इंग्लिश में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो ये जो मध्य कर्ण है, ये बहुत छोटा सा भाग, एक छोटी सी चैम्बर है, ये बहुत छोटा सा कक्ष, इसे टिम्पैनिक चैम्बर भी कहा जाता है। इस भाग को क्या और किस नाम से जानते हैं? टिम्पैनिक चैम्बर। यहाँ इस मध्य कर्ण की शुरुआत हो रही है इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद में आप ये यहाँ देखेंगे छोटी छोटी कुछ अस्थियाँ होती है। 3 अस्थियाँ हैं जो हम अभी आगे इसको विस्तृत रूप से समझेंगे। इसी के साथ हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक पतली सी नलिका नुमा संरचना भी हमें दिखाई दे रही है। इस नलिका नुमा संरचना का नाम है यूस्टेकियन ट्यूब। मध्य कर्ण में क्या पाई जाती है? एक यूस्टेकियन ट्यूब। ये यूस्टेकियन ट्यूब हमारे इस कान को, कान के मध्य भाग को मुख ग्रसनी गुहा से जोड़ने का कार्य करती है। यूस्टेकियन नलिका क्या काम करती है? मध्य कर्ण को मुख ग्रसनी गुहा से जोड़ने का कार्य करती है। और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य ये है कि ये जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, कान का जो पर्दा है, इसके दोनों तरफ वायु दाब को बनाए रखने का कार्य भी इस यूस्टेकियन ट्यूब का होता है। तो ये महत्वपूर्ण कार्य आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि हमारे कान के पर्दे के दोनों ओर वायु दाब को बनाए रखने का कार्य किसका होता है? यूस्टेकियन ट्यूब का। इसके बाद में हम देखते हैं ब्लू कलर का जो पोर्शन है हमारे इस कान का, सबसे आंतरिक और सबसे जटिल भाग,
जिसे हम इनर ईयर कहते हैं। इस इनर ईयर में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई दे रही है। तो जैसे हम ये देख रहे हैं, ऊपर ये कुछ स्प्रिंग जैसी कुंडलित घूमी हुई सी संरचनाएं दिख रही है हमें, 1, 2 और 3। इन तीनों का नाम है सेमी सर्कुलर कैनाल्स। सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ठीक है। और इसी के साथ सेमी सर्कुलर कैनाल्स के साथ ही ये नीचे शंख में जैसे घुमाव होते हैं, शंख में जैसे कुंडल पाए जाते हैं, उसी तरह की कुंडलित ये संरचना हमें यहाँ दिखाई दे रही है। और जिसका नाम क्या दिया है, कॉक्लिया। इसका नाम क्या है, कॉक्लिया। इसी के साथ मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ जो मध्य कर्ण और आंतरिक कर्ण है, मिडल ईयर और आंतरिक कर्ण आपस में कनेक्टेड होते हैं 2 छिद्रों के द्वारा। इसमें जो ऊपर वाला छिद्र है, ऊपर वाली जो विंडो है, उसका नाम है ओवल विंडो। उसका नाम क्या है, ओवल विंडो, जो मध्य कर्ण और आंतरिक कर्ण को आपस में कनेक्टेड रखता है। इसमें ऊपरी भाग जो है वो, उसका नाम है ओवल विंडो, और नीचे की तरफ जो छिद्र या जो विंडो पाई जाती है उसका नाम है राउंड विंडो। इन दोनों विंडोज़ के द्वारा मध्य कर्ण आंतरिक कर्ण के संपर्क में रहता है। तो ये हमने एक आपको चित्र बता करके और कान के विभिन्न भागों को समझाने का प्रयास किया है। और इसी के साथ इसके आगे बढ़ते हैं हम कि कितने भागों में हम इसको बांट सकते हैं मानव के कर्ण को। तो यहाँ ये देख सकते हैं आपकी, मैंने एक छोटा सा आरेख आपके लिए बनाया है। इस आरेख में ये बताया गया है कि मानव कर्ण के 3 भाग होते हैं, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। तो सबसे पहले हम समझेंगे बाह्य कर्ण। अभी अभी हमने चित्र में इसके तीनों भागों को देखा है और उनको समझा भी है। तो जो बाह्य कर्ण है, सबसे बाहर वाला भाग, उसको फिर समझने के लिए हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला है पिन्ना। बाह्य कर्ण का एक भाग क्या है, पिन्ना। इसको हम ऑरिकल भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसका नाम क्या है, ऑरिकल। और दूसरा जो बाह्य कर्ण का भाग है वो है बाह्य कर्ण कुहर, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, जो अभी अभी हमने चित्र में देखी थी। अब हम पिन्ना को समझें। पिन्ना जो होता है वो लचीले उपास्थि का बना हुआ होता है और इसमें ऑरिक्यूलर मसल्स पाई जाती है जो कि अवशेषी रूप में होती है। ऑरिक्यूलर मसल्स कैसी होती है इसमें, अवशेषी रूप में। इसी वजह से मनुष्य के कर्ण का पिन्ना वाला भाग जो है वो गतिशील नहीं होता है। जबकि हम कई जंतुओं को देखते हैं, जैसे गाय को हम देख सकते हैं कि वो अपने कान के इस पिन्ना वाले भाग को हिला सकती है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे इस पिन्ना वाले भाग में जो ऑरिक्यूलर मसल्स है वो अवशेषी है, इसीलिए हमारा ये पिन्ना वाला भाग गतिशील नहीं होता है। इसके अलावा इस पिन्ना वाले भाग का, इस ऑरिकल भाग का कार्य क्या है, ये सभी ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करने का काम करता है। तो इसी प्रकार इसका दूसरा भाग देखें हम, बाह्य कर्ण कुहर, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल भाग में पिन्ना खुलता है। पिन्ना आगे जा कर के इस संकरी नलिका जैसे भाग में खुलता है और ये भाग कहाँ तक होता है, ये भाग होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक, जिसे हम कान का पर्दा कहते हैं। अभी अभी चित्र में हम इसको देख चुके हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को। तो कान के पर्दे तक फैला हुआ जो भाग होता है वो होता है बाह्य कर्ण कुहर। इस भाग में, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले भी जाना था, कि सेरोमेनस ग्रंथियां पाई जाती है और जिनके द्वारा सेरोमिन नाम के पदार्थ का स्त्राव होता है, जो हमारे कान की रक्षा करने का कार्य करता है। तो ये थी कर्ण की आंतरिक संरचना की एक आउटलाइन, जिसमें हमने ये देखा कि 3 भागों में डिवाइड किया है, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। तो आगे बढ़ते हैं हम। बाह्य कर्ण के बाद में आता है मध्य कर्ण। मध्य कर्ण के लिए मैंने आपको यहाँ पर एक चित्र भी दिया है। तो मध्य कर्ण, जिसे हम टिम्पैनिक कैविटी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के द्वारा, हमारे कान के पर्दे के द्वारा। इसीलिए इस छोटे से चैम्बर का नाम है टिम्पैनिक कैविटी। तो ये छोटा सा चैम्बर जो कान के पर्दे से लगा हुआ होता है और यूस्ट्रिकियन नलिका के द्वारा ये कहाँ खुलता है, मुख ग्रसनी गुहा में ये खुलता है। ये नलिका कान के पर्दे के दोनों ओर वायुदाब बनाए रखती है। तो मध्य कर्ण को समझने के लिए इसमें कौन सी और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होती है, तो हमने अभी चित्र में डिस्कस भी किया था और यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहा है
कि ये बाह्य कर्ण का ऑरिकल भाग है और ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है और इसके बाद में ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, कान का पर्दा। और इस कान के पर्दे के पीछे वाला भाग जो है वो है मिडल ईयर, जिसको हम अभी समझ रहे हैं। इस मिडल ईयर में हम ये देख रहे हैं कुछ संरचनाएं हमको दिखाई दे रही है, कुछ छोटी छोटी अस्थियां। तो मध्य कर्ण वाले भाग में 3 अस्थियां पाई जाती है। सबसे पहली अस्थि का नाम मैलियस, दूसरी अस्थि का नाम इनकस और तीसरी अस्थि का नाम होता है स्टेपीज। तो मैलियस अस्थि जो होती है वो हैमर लाइक स्ट्रक्चर है। वो कैसी होती है? हथौड़े नुमा, हथौड़े के जैसी आकृति की ये होती है। और जो इनकस है वो इनकस कैसी होती है? ये इनकस होती है निहाई के आकार की। निहाई, निहाई जो मोची होते हैं जूते बनाने वाले, वो कुछ इस तरह के उपकरण का उपयोग करते हैं, जैसे ये निहाई कहा जाता है। और इसके सबसे लास्ट में है स्टेपीज, जो हमारे मानव के शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। तो ये सीरियल ऑर्डर हमें याद रखना है, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। हमारे मध्य कर्ण की महत्वपूर्ण संरचना एक बार फिर से रिपीट करेंगे। मध्य कर्ण शुरू होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद में। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से स्नायु के द्वारा जुड़ी हुई होती है अस्थि मैलियस। मैलियस के बाद होती है इनकस, इनकस के बाद आएगी स्टेपीज। ये है मध्य कर्ण, टिम्पैनिक कैविटी। इसके बाद हम देखेंगे फिर से एक बार इसको हम दोहरा लें, मैलियस और इनकस और स्टेपीज के बारे में। मैलियस हथौड़े नुमा आकार की, इसका संकरा भाग तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ा है। हथौड़े नुमा संरचना है इसकी मैलियस की, तो संकरा भाग किससे जुड़ा है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। और इसका चौड़ा भाग जुड़ा है इनकस से, जो कि नेक्स्ट अस्थि है इसकी। ये निचले जबड़े की आर्टिकुलर अस्थि का रूपांतरण है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको ध्यान में रखने के लिए कि जो मैलियस है हमारे मध्य कर्ण का की अस्थि, तो मध्य कर्ण में ये जो अस्थि है वो कौन सी अस्थि का रूपांतरण है? हमारे नीचे वाले जबड़े की आर्टिकुलर अस्थि का ये रूपांतरण है। मैलियस की बात इनकस, इनकस जो है वो मध्य भाग में स्थित है, निहाई के आकार की है। ये ऊपरी जबड़े की क्वाड्रेट अस्थि का रूपांतरण है। कौन सी अस्थि का रूपांतरण है? क्वाड्रेट अस्थि का। इसके पश्चात स्टेपीज, शरीर की सबसे छोटी अस्थि, घोड़े की जीन के रकाब जैसी, और ये हायोमैंडिबुलर अस्थि का रूपांतरण है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है तीनों अस्थियों का सीरियल ऑर्डर याद रखना, और ये कौन सी अस्थियों का रूपांतरण है इसको हमें ध्यान में रखना आवश्यक है। तो हम यहाँ पर अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इस जगह पे एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आउटर ईयर, मिडल ईयर, इसके बाद में हम समझेंगे अंतःकर्ण, इनर ईयर। अंतःकर्ण ये मध्य कर्ण से कनेक्टेड होता है। किसके द्वारा? हमने जब सबसे पहले चित्र को समझा था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि मध्य कर्ण और अंतःकर्ण आपस में 2 छिद्रों के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। ये ऊपर की ओर तो फेनेस्ट्रा ओवेलिस के द्वारा और नीचे की ओर फेनेस्ट्रा रोटेंडस के द्वारा अंतःकर्ण से संबंधित होता है। तो मध्य कर्ण और अंतःकर्ण का आपस में संबंध किसके द्वारा होता है? 2 छिद्रों के द्वारा। ऊपरी छिद्र फेनेस्ट्रा ओवेलिस और नीचे वाला छिद्र फेनेस्ट्रा रोटेंडस। अंतःकर्ण को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको फिर कह दूं कि सबसे जटिल भाग जो है कर्ण का वो अंतःकर्ण ही है। इसे आप थोड़ा सा ध्यान देके सुनिएगा। अंतःकर्ण को 2 भागों में हम बांट सकते हैं समझने के लिए। एक तो है बोनी लेब्रिंथ, सेकंड मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। तो बोनी लेब्रिंथ क्या होता है? बोनी लेब्रिंथ संपूर्ण मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के चारों ओर ऑडिटरी कैप्सूल की टेम्पोरल अस्थि से निर्मित है। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है ML का मतलब है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। तो बोनी लेब्रिंथ क्या होता है? संपूर्ण मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के चारों ओर ऑडिटरी कैप्सूल की टेम्पोरल अस्थि से निर्मित है। इसके बाहर की ओर झिल्ली से ढके हुए 2 छिद्र पाए जाते हैं, जो कि फेनेस्ट्रा ओवेलिस है और दूसरा है फेनेस्ट्रा रोटेंडस। इसी के साथ मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ को देखें हम, तो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ क्या होती है? कोमल है, अर्धपारदर्शी झिल्ली से निर्मित है। ये इसकी नेचर क्या है कि ये सॉफ्ट है, कोमल है और अर्धपारदर्शी झिल्ली के द्वारा ये निर्मित है। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ को फिर से 2 चैम्बर्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहले कक्ष का नाम है
यूट्रिकुलस और दूसरे कक्ष का नाम है सेक्युलस। ये दोनों ही चैम्बर आपस में सेक्युलो यूट्रिकुलस डक्ट के द्वारा संपर्कित होते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करूंगी कि इंटरनल ईयर को हम पढ़ रहे हैं। इंटरनल ईयर जो है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बोनी लैब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। बोनी लैब्रिंथ क्या है कि मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के चारों ओर का अस्थिल भाग है और इसमें दो छिद्र पाए जाते हैं जिसकी सहायता से मिडल ईयर इस इंटरनल ईयर से या इनर ईयर से कनेक्टेड होता है। मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ में क्या होता है कि ये कोमल है, अर्ध पारदर्शी झिल्ली से बना हुआ है। इसके दो चैम्बर हैं, दोनों चैम्बर के नाम आपको याद रखने हैं। एक का नाम है यूट्रिकुलस एंड सेकंड चैम्बर का नाम है सेक्युलस। ये नाम ध्यान में होने चाहिए हमें, यूट्रिकुलस एंड सेक्युलस। ये दोनों ही चैम्बर आपस में सेक्युलो यूट्रिकुलस डक्ट के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात हम यहाँ बताएंगे आपको कि बोनी लैब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, इन दोनों के बीच में पेरिलिम्फेटिक स्पेस होता है। बोनी लैब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के बीच में क्या होता है, पेरिलिम्फेटिक स्पेस पाया जाता है। तो ये एक आउटलाइन हमने देखी, अंतःकरण को कितने भागों में बांटा गया है इसके लिए। अब हम सबसे पहले देख लें कि भाई इस अंतःकरण की संरचना क्या है। इसको समझने के लिए इसका चित्र हम देख लेते हैं। तो यहाँ भी दो रंगों का उपयोग किया गया है, एक तो हल्का बैंगनी और दूसरा नीला रंग। जो बैंगनी रंग है वो आपको बताएगा बोनी लैब्रिंथ के बारे में और जो नीला रंग है वो आपको बताएगा मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के बारे में। तो बोनी लैब्रिंथ आप देख रहे हैं और इसी के साथ आप देख रहे हैं मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। तो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ में हमने देखा था अभी कि यूट्रिकल एंड सेट्रिकुलस, ये दो भागों में इसको हमने डिवाइड किया था, यूट्रिकुलस और सेक्युलस। चित्र में आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये यूट्रिकल और ये है सेक्युल। यूट्रिकल से हम देखेंगे कि ये जो यूट्रिकल पोर्शन है ये यहाँ पे इस यूट्रिकल पोर्शन से कुछ इस तरह है कि ये वृत्ताकार नलिकाएं निकली हुई है। ये आप देख सकते हैं, तीन नलिकाएं यहाँ दिखाई दे रही है। ये तीन नलिकाएं कौन से भाग से ओरिजिनेट हो रही है, ये हो रही है यूट्रिकुलस पोर्शन से। तो तीन सेमी सर्कुलर कैनाल्स, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे सेमी सर्कुलर कैनाल्स, हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं अर्धवृत्ताकार नलिकाएं। ठीक है, तो अर्धवृत्ताकार नलिका जो है वो देखें आप कि तीन है, तीनों के नाम दिए हुए हैं। ये सबसे अग्र है, सबसे आगे, उसे कहा है एंटीरियर। जो बीच में ये आ रही है पार्श्व भाग में, इसे हमने नाम दिया है लेटरल। और फिर ये तीसरी है पोस्टीरियर। तो तीन है अग्र, पार्श्व और पश्च, एंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर। ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स है, अर्धवृत्ताकार नलिकाएं हैं, इनका आगे का भाग इस तरह से कुछ चौड़ा और फूला हुआ भाग होता है, ये है ना। तो ये चौड़ा और फूला हुआ जो भाग होता है वो कहलाता है एम्पुला। इस चौड़े और फूले हुए भाग को क्या बोलते हैं हम, एम्पुला। तो ये था यूट्रिकुलस के बारे में। अब यूट्रिकुलस के बाद में हम ये देखते हैं सेक्युला। सेक्युलस पोर्शन जो है, सेक्युलस पोर्शन में हमने ये देखा कि ये कुछ शंख के जैसी आकृति का हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, एक लंबी कुंडलित नलिका जिसमें अनेक कुंडलन है। ये घुमा हुआ घुमावदार भाग जो है इसको हम सम्मिलित रूप से बोल सकते हैं कॉक्लिया। क्या बोलेंगे इसको हम, कॉक्लिया, सॉरी, इस भाग को हम कॉक्लिया बोल सकते हैं। तो कॉक्लिया के बाद में अब हम वापस देखें हमें कि अंतःकरण की संरचनाएं जो हमने अभी समझी है, इसके बाद यूट्रिकुलस और सेक्युलस। यूट्रिकुलस और सेक्युलस, यूट्रिकुलस से तीन अर्धवृत्ताकार नलिकाएं पाई जाती है। स्थिति के आधार पर इन्हें हम अग्र, पश्च और बाह्य नलिकाएं कहते हैं। इन नलिकाओं का पश्च फूला हुआ भाग एम्पुला कहलाता है। सेक्युलस लंबी कुंडलित रचना जैसे कॉक्लिया कहा जाता है। इसके कुंडलन लचीले स्नायु के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इसके कुंडलन लचीले स्नायु के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। कॉक्लिया को हम समझें, ये अपने चारों ओर के अस्थि कोश से इस प्रकार जुड़ती है कि इसकी अस्थि कोश की जो गुहा है वो दो भागों में बढ़ जाती है। हम कॉक्लिया को समझ रहे हैं। कॉक्लिया जिस अस्थि कोश में है
उस अस्थि कोश में ये इस प्रकार से जुड़ती है कि उसे दो भागों में बांट देती है। ऊपर वाला जो कक्ष है, ऊपरी कक्ष, उसे स्केला वेस्टिब्यूलाई बोलेंगे और नीचे का जो कक्ष है उसे हम स्केला टिम्पेनाई कहेंगे। स्केला वेस्टिब्यूलाई और नीचे वाला कक्ष स्केला टिम्पेनाई। दोनों ही जो चैम्बर हैं, स्केला वेस्टिब्यूलाई और स्केला टेम्पेनाई, ये दोनों हेलिकोट्रेमा के द्वारा जुड़ी हुई होती है। ये दोनों किसके द्वारा जुड़ी हुई होती है? हेलिकोट्रेमा के द्वारा जुड़ी होती है। दोनों ही कक्षों में, स्केला वेस्टिब्यूलाई और स्केला टेम्पेनाई, दोनों में पेरिलिम्फ भरा होता है। दोनों के मध्य की गुहा क्या कहलाती है? स्केला मीडिया। और इस स्केला मीडिया में क्या भरा होता है? इसमें भरा होता है एंडोलिम्फ। एक बार वापस हम देखेंगे। हम देख रहे हैं यूट्रिक्युलस और सेक्युलस। यूट्रिक्युलस और सेक्युलस, यूट्रिक्युलस से तो हमने अभी पढ़ा है कि 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स निकलती है और इसके फूले हुए भाग को हम एम्पुला कहते हैं। सेक्युला, सेक्युला जो है इससे एक कुंडलित संरचना बनती है जिसे कॉक्लिया कहा जाता है। कॉक्लिया के कुंडलन लचीले स्नायु के द्वारा जुड़े हैं और जिस चैम्बर में ये कॉक्लिया उपस्थित होता है उस चैम्बर को ये दो भागों में बांट देता है, स्केला वेस्टिब्यूलाई और स्केला टिम्पेनाई। सबसे ऊपरी कक्ष वेस्टिब्यूलाई और सबसे नीचे वाला कक्ष टिम्पेनाई। इन दोनों ही कक्षों में पेरिलिम्फ भरा होता है और इन दोनों के मध्य के भाग को हम क्या कहेंगे? स्केला मीडिया, जिसमें कि एंडोलिम्फ भरा हुआ होता है। अब जरा हम इसको कॉक्लिया की आंतरिक संरचना को समझेंगे कि क्योंकि कॉक्लिया की आंतरिक संरचना को समझे बिना हम सुनने की क्रिया को नहीं समझ पाएंगे। तो कॉक्लिया की आंतरिक संरचना को समझते हम। कॉक्लिया में क्या होता है? अभी अभी हमने पढ़ा था कि कॉक्लिया में 2 चैम्बर्स होते हैं। इसमें सबसे ऊपर वाला जो चैम्बर है उस ऊपरी चैम्बर को कहा गया था स्केला वेस्टिब्यूलाई। ये आप देख सकते हैं, स्केला वेस्टिब्यूलाई। और जो नीचे का चैम्बर है इसको कहा गया है स्केला टिम्पेनाई। ये स्केला टिम्पेनाई आप देख रहे हैं। स्केला वेस्टिब्यूलाई और स्केला टिम्पेनाई, ये 2 चैम्बर हैं। ऊपर वाला चैम्बर स्केला वेस्टिब्यूलाई और नीचे स्केला टिम्पेनाई। इन दोनों में ही पेरिलिम्फ भरा हुआ होता है। इन दोनों चैम्बर्स के बीच का ये जो भाग है इसे हम कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे स्केला मीडिया, है ना। और इस स्केला मीडिया में क्या भरा होता है? एंडोलिम्फ। इसमें भरा होता है एंडोलिम्फ। ठीक है, तो ये 3 चैम्बर में हमने इसको देखा। सबसे ऊपर स्केला वेस्टिब्यूलाई, नीचे स्केला टिम्पेनाई और मिडिल पोर्शन जो है वो स्केला मीडिया। अब हम ये देखते हैं कि स्केला वेस्टिब्यूलाई और स्केला मीडिया, इन दोनों के बीच की ये जो मेम्ब्रेन है, स्केला वेस्टिब्यूलाई और स्केला टिम्पेनाई, स्केला मीडिया, वेस्टिब्यूलाई और स्केला मीडिया, इनके बीच की ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? रिस्नर्स मेम्ब्रेन। इसका नाम आप याद रखेंगे। इसका नाम क्या है? रिस्नर्स मेम्ब्रेन। इसी तरह से सबसे नीचे वाला जो चैम्बर है स्केला टिम्पेनाई, स्केला टिम्पेनाई और स्केला मीडिया, इन दोनों के मध्य की यहाँ पर जो ये परत पाई जाती है, ये जो मेम्ब्रेन है, इसका नाम है बेसिलर मेम्ब्रेन। क्या नाम है यहाँ पे? बेसिलर मेम्ब्रेन। सबसे ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है इसका नाम है रिस्नर्स मेम्ब्रेन और यहाँ पर है बेसिलर मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लियर। तो ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन है, इस बेसिलर मेम्ब्रेन के सही मध्य भाग में कुछ संवेदी उभार पाए जाते हैं, संवेदी कोशिकाओं के उभार। ये संवेदी कोशिकाओं के जो उभार है इनको हम कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। क्या बोलेंगे इसे? ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। यहाँ पर संवेदी कोशिकाओं के उभरे हुए आयाम पाए जाते हैं, संवेदी कोशिकाओं के उभरे हुए आयाम, जिसे हम नाम देंगे ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। इस ऑर्गन ऑफ कॉर्टी से संवेदनशील कोशिकाओं से तंत्रिका तंतु निकलते हैं, संवेदनशील कोशिकाओं से तंत्रिका तंतु निकलते हैं और वो सारे तंत्रिका तंतु मिल करके क्या बनाएंगे? ऑडिटरी नर्व की कॉक्लियर ब्रांच को बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑडिटरी नर्व की कॉक्लियर ब्रांच को बनाएंगे। इसके अलावा हम और देखें कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के ऊपर ये जो लाइट पिंक कलर की संरचना दिखाई दे रही है, जेली नुमा और पत्ती नुमा, पतली पत्ती के जैसी जेली नुमा संरचना, इसका नाम है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन।
इसका नाम क्या है? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो यहाँ इस संरचना को हमें बहुत क्लियर समझना ज़रूरी था। हमने ये देखा कि हम कॉक्लिया का इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो कॉक्लिया जो है वो अपने बोनी चैम्बर को, अस्थिल कक्ष को, दो भागों में बांटता है। सबसे ऊपर है स्केला वेस्टिबुलाई और सबसे नीचे वाला चैम्बर है स्केला टिम्पेनाई। इन दोनों में क्या भरा होता है? पेरिलिम्फ। दोनों ही के मध्य में पाया जाता है स्केला मीडिया। तो इस स्केला मीडिया में क्या होता है? एंडोलिम्फ भरा होता है। ठीक है। अब स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया के बीच में जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन का नाम है रिसनर्स मेम्ब्रेन। इसी तरह से स्केला टिम्पेनाई और स्केला मीडिया के मध्य जो मेम्ब्रेन है उसका नाम है बेसिलर मेम्ब्रेन। बेसिलर की मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, जो संवेदनशील कोशिकाओं का बना है और जिन सभी कोशिकाओं के अंतिम सिरे तंत्रिका तंतुओं के रूप में ऑडिटरी कैनाल का कॉक्लियर पोर्शन, कॉक्लियर ब्रांच बनाते हैं। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के ऊपर एक पत्तीनुमा संरचना झुकी हुई होती है जिसका नाम है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कॉक्लिया की इंटरनल स्ट्रक्चर। कॉक्लिया की इंटरनल स्ट्रक्चर के बाद में अब हम देखेंगे कि इसके आगे क्या है। तो इसके आगे है कि हमारा जो कान है वो सुनने की क्रिया तो करता ही है, लेकिन इसके साथ ही वो बैलेंसिंग, संतुलन का काम भी करता है। तो संतुलन दो प्रकार से हो सकते हैं। एक तो है स्थैतिक संतुलन। स्थैतिक संतुलन का मतलब होता है जब हम किसी गाड़ी में, किसी बस में या ट्रेन में जा रहे हैं, हम बैठे हैं या खड़े हैं, तब ब्रेक लगने पर अचानक से हमारी बॉडी जब आगे की तरफ झुकती है, उस समय जो संतुलन बनाने का काम होता है, ऐसी स्थिति में संतुलन बनाने के कार्य को हम कहते हैं स्थैतिक संतुलन। और ये कार्य किया जाता है यूट्रिक्युलस के द्वारा। ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है? यूट्रिक्युलस के द्वारा। इसी प्रकार से होता है गतिक गतिक संतुलन। तो गतिक संतुलन बनाने का कार्य होता है अर्धवृत्ताकार नलिकाओं का। सुनने की क्रिया के लिए यहाँ पर हमने एक चित्र दिया है। इस चित्र को आप समझिए कि ध्वनि की तरंगे, यहाँ पर देखिए ध्वनि की तरंगे पिन्ना से होते हुए कहाँ जा रही है? ये श्रवण नलिका में। श्रवण नलिका से होते हुए ये कान के पर्दे पर टच करेगी। कान के पर्दे से ये ध्वनि तरंगे यहाँ पर कंपन उत्पन्न करेगी। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कंपन उत्पन्न होगा। ये कंपन आगे कहाँ जाएंगे? मैलियस, मैलियस के बाद इनकस और उसके बाद स्टेपीज में। उसके बाद में ये कंपन कहाँ जाएंगे? फेनेस्ट्रा ओवेलिस। फेनेस्ट्रा ओवेलिस से ये कंपनों को भेजा जाएगा स्केला वेस्टिबुलाई में। स्केला वेस्टिबुलाई से होते हुए ये कंपन आएंगे स्केला टिम्पेनाई में। स्केला टिम्पेनाई से होते हुए ये कंपन फेनेस्ट्रा रोटेंडस पर जाकर समाप्त हो जाते हैं। इस दौरान ये कंपन जो है स्केला टिम्पेनाई के ऊपर, ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन है, इस बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टी आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, कॉर्टी का अंग। इस कॉर्टी के अंग में जो संवेदनशील कोशिकाएं होती है वहाँ तक ये कंपन पहुँचाए जाते हैं। ये संवेदनशील कोशिकाएं इन कंपनों को ग्रहण करती है। यहाँ से फिर आवेग टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से होते हुए और ऑडिटरी नर्व के द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचाए जाते हैं, जिसके द्वारा कि सुनने की क्रिया जो है वो अच्छे से हो पाती है। तो ये पूरा पाथवे हमने आपको यहाँ पर बताया था कि सुनने की क्रिया कैसे होती है, ध्वनि तरंगे कैसे हमारे कान के पिन्ना वाले भाग से प्रवेश करती है, फिर श्रवण नलिका से होते हुए कान के पर्दे पर ये कंपन जाते हैं, वहाँ से मैलियस इनकस स्टेपिस, फिर फेनेस्ट्रा ओवेलिस, उसके पश्चात स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पेनाई और उसके बाद फेनेस्ट्रा रोटेंडस पर जाकर ये कंपन समाप्त हो जाते हैं। इस दौरान ऑर्गन ऑफ कॉर्टी की संवेदनशील कोशिकाएं इन कंपनों को ग्रहण करती है। यहाँ से आवेग ऑडिटरी कैनाल के द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचाए जाते हैं और सुनने की हमारी जो क्रिया है वो